आया। स्लोप का वैल्यू क्या होता है इस केस में बताओ तो। एल एन के वर्सेस 1/t अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो स्लोप का वैल्यू क्या था? स्लोप माइनस ई ए बाय आर टी। ए बाय आर टी। ये माइनस माइनस टाइम्स ए बाय आर ही होगा ना। 1/t तो ये अलग ही हो गया। 1/t का तो हम लोग प्लॉट कर ही रहे हैं। तो स्लोप का वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा? माइनस ए बाय आर। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कितना दिया हुआ है इस केस में? 8.3 किलो जूल। तो जूल को जूल में बदल लो क्योंकि आर का वैल्यू हमको जूल में पता है। तो ये हो जाएगा 8.3 इंटू 10⁻³ बाय आर का वैल्यू जूल में कितना होता है? आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका वैल्यू जूल में कितना होता है? हम्म। हेलो। जूल में ये 8.314 ही होता है ना। तो जब ये बॉक्स लोगे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम्स में कट जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको लिख सकते हैं -10⁻³ तो स्लोप का वैल्यू कितना आ गया? -1000। ठीक है। चलो, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। इसमें एक टर्म आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखो मैक्सिमम केसेस में ये भी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। मैक्सिमम केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब टेम्परेचर हम लोग 10 डिग्री सेल्सियस से राइज करते हैं, मतलब T1 अगर मान लो कुछ था, T1 टेम्परेचर था, कोई रिएक्शन T1 टेम्परेचर पे हो रहा है। अब उसी रिएक्शन को अगर हम लोग T2 टेम्परेचर मान लो, टेम्परेचर बढ़ा के हम लोग 10 डिग्री से बढ़ा दिए 10 डिग्री सेल्सियस से, तो रिएक्शन का जो रेट होता है ना R2, ये या तो 2 टाइम्स हो जाता है R1 के, या तो 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला टर्म डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे बोला गया कि on the basis of earlier observations, it was found that on increasing the temperature, ठीक है, it was found that on increasing the temperature by 10 degrees Celsius, the rate of a reaction gets increased by 2 or 3 टाइम्स। ठीक है, या तो 2 टाइम्स हो जाता है, या तो किसी किसी केस में दोगुना होता है, रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, वो तुमको मेंशन किया हुआ रहेगा, 2 और 3 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट जो डिफाइन करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन एट T+10 डिग्री सेल्सियस, जो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाए हम लोग, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T, किसी टेम्परेचर T पे। तो इन दोनों का अगर रेशियो ले लोगे तो इसी रेशियो को बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है। अब इसको रेट कांस्टेंट के टर्म में भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है, के इक्वल। तो इसको हम लोग के टर्म में भी लिख सकते हैं, के, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज कर रहे हैं तो के का वैल्यू भी चेंज होगा। तो जैसे रेट वेरी कर रहा होगा उसी तरह के भी वेरी करेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो के एट T+10 डिग्री सेल्सियस बाय के एट किसी टेम्परेचर टी पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए कि आर रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स होगा, तो इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे R T+ΔT। मान लो किसी टेम्परेचर टी पे बोला गया और उसमें मान लो उस टेम्परेचर के 30 डिग्री सेल्सियस बाद बोला गया, तो डेल्टा टी मतलब कितने चेंज के बाद पूछा गया है। ठीक है, तो R T+ΔT ये क्या हो जाएगा?
रिएक्शन का रेट एट टेम्परेचर T इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इस पे पावर क्या आ जाएगा, डेल्टा T बाय 10, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग रेट कांस्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, K इंटू T प्लस डेल्टा T, ये क्या आ जाएगा, K एट टेम्परेचर T इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट पे पावर डेल्टा T बाय 10, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला बस ध्यान रखना। टेम्परेचर कोफिशिएंट वो तुमको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, तो उससे सब क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? हेलो, यस सर, देख रहा। चलो थोड़ा सा नीचे कीजिए तो सर। हाँ बोलो। थोड़ा सा और नीचे, और बस हो गया हो गया। हो गया सर। चलो, तो देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन एक दिया हुआ है कि रेट ऑफ ए रिएक्शन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज R, ठीक है, एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन इज 2, ठीक है। देन predict the rate of reaction at 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करो तो इसको, then predict the rate of reaction at 60 डिग्री सेल्सियस। सिंपल है, डायरेक्ट मतलब उसी फॉर्मूले पे पुट करो, आ जाएगा आंसर। तो कुछ या तो देखो क्वेश्चन में तुमको टेम्परेचर कोफिशिएंट डायरेक्टली दिया रहेगा यहाँ पे जैसे डायरेक्टली दिया हुआ है, या फिर ऐसे बोल सकता है कि हम लोग अगर ऐसे बोला जा सकता है कि हम लोग अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है या 2 या 3 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो उससे समझ जाना 2 या 3 टाइम्स जो भी दिया गया है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ही दिया गया है। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली तुमको मेंशन किया है कि टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, लेकिन ऐसे भी लिख सकता है इसको कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 30 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड। तो इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर कोफिशिएंट का वैल्यू 2 है, या गेटिंग ट्रिपल्ड होता तो फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट 3 हो जाता। क्या है आंसर बताओ? आया किसी का? हेलो, यस सर। कितना आया? 8 8 आर। हाँ 8R। देख लो ना यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है R, तुमको 60 पे पूछा है, तो यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा? डेल्टा टी क्या हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस माइनस 30, तो डेल्टा टी का वैल्यू भी 30 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे हमको पुट करना है टी प्लस डेल्टा टी, मतलब R एट 60 डिग्री सेल्सियस निकालना है, और R एट टी मतलब 30 डिग्री सेल्सियस पे R का वैल्यू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 है, और 2 पे पावर डेल्टा टी बाय 10। तो सारे वैल्यूज पुट कर दो, ये R एट 60 डिग्री सेल्सियस ये फाइंड आउट करना है, R एट 30 डिग्री सेल्सियस ये सिंपली R दिया हुआ है, और ये 2 पे पावर डेल्टा टी 30 और बाय 10, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पे पावर 3 हो जाएगा, तो डेट इज इक्वल टू 8R। तो टेम्परेचर अगर हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 8 टाइम्स हो गया, जो इनिशियली था उससे 8 गुना ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट डायरेक्टली मेंशन किया हुआ भी रह सकता है, या फिर उसको
अदर वर्ड्स में भी दिया रह सकता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन बाय 30 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन गेट्स डबल्ड और ट्रिपल्ड। तो उस केस में ध्यान रखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर डबल्ड है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 हो गया, ट्रिपल्ड है तो उसका वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें, ऐसी एक बेसिक फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आएगा तुम। चलो नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट क्लियर हो गया, तो टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, कि कैटलिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, कैसे इम्पैक्ट करता है बताओ तो। देखो कैटलिस्ट दो टाइप्स का हो सकता है। एक कैटलिस्ट होता, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो, बोल रहा है कोई कुछ? नो सर, आप बोलिए पहले। हाँ तो बोल रहे हैं कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन में दो टाइप्स का कैटलिस्ट का होता है। एक पॉजिटिव कैटलिस्ट हम लोग बोलते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, और एक नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट से ही डील करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव कैटलिस्ट कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्चुअली कैटलिस्ट जो है बताओ तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है? नो सर, डजंट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट करता है। कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, बट हम लोग बोलते हैं कि वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। समझ में आ रहा है? मतलब रिएक्शन से पहले जितना अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट लोगे, रिएक्शन खत्म होने के बाद वो कैटलिस्ट अपने आप को पूरा पूरा रिकवर कर लेता है। तो जितना वो यूज हुआ था ना रिएक्शन के दौरान, उतना वो सेपरेट भी हो जाता है, तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में बट कंज्यूम नहीं होता है। समझ में आया डिफरेंस? ठीक है, तो ये यस। ध्यान रखना। तो मतलब अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट आफ्टर द रिएक्शन। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक्चुअली कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे वो इंक्रीज करता है। तो कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को ही लोअर कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी बताए थे ना लास्ट क्लास में, कि जितना उतना मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल गया तो आसानी से प्रोडक्ट में जा सकता है। उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए उस उतना मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, कैटलिस्ट रिएक्शन का रेट को बढ़ाने के लिए उस एक्टिवेशन एनर्जी को ही लोअर कर देता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गया, तो कम होने का मतलब क्या हुआ कि अब आसानी से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकता है उस बैरियर को, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलते हैं ये कैटलिस्ट changes the rate of a reaction by changing the activation energy। ठीक है, तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, और जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन रेट को बढ़ाएगा, तो यस सर। एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर कर देगा। लेकिन जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को और इंक्रीज कर देगा। तो उस केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट डज टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन and follows a different path having
different activation energy in comparison to the same reaction taking place in absence of catalyst। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब कैटलिस्ट देखो, अगर वही रिएक्शन को अगर एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में कराते तो उसका पाथ डिफरेंट होता, लेकिन उसी रिएक्शन को जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कराओगे तो पाथ जो है वो चेंज हो जाता है, सेम पाथ फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में उसका एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंट होगा, और लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाता है, वो लोअर हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली उस दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यूज क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो इसलिए पाथ भी दोनों का क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो जैसे अगर मान लो हम लोग इसको ग्राफिकली अगर शो करना चाहें तो ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं एनर्जी, ठीक है, वाई एक्सिस पे एनर्जी है और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। और जैसे मान लो किसी कोई भी रैंडम रिएक्शन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये है रिएक्टेंट इधर और ये है प्रोडक्ट। बताओ तो ये एक्सोथर्मिक के लिए है या एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अगर ये एब्सेंस ऑफ रिएक्टेंट जो है अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में है तो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में एज्यूम करो कि इसका एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये इतना एक्टिवेशन एनर्जी है, ये ई का वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ये है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। लेकिन यही अगर रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में कराओगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एनर्जी चेंज नहीं होता है, ये दोनों का एनर्जी सेम रहेगा, उतना ही रहेगा, बट पाथ जो हो जाता है ना वो डिफर कर जाता है, क्योंकि पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा, तो इसका पाथ जो है यहीं से स्टार्ट होगा, बट ग्राफ का नेचर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है, बट पाथ बिल, हाँ, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी अब लोअर हो गया, और ये देख समझ में आ रहा है? तब इस केस में ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी ये डैश अज्यूम कर लेते हैं, तो ये डैश जो है ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में है, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल उस बैरियर को क्रॉस कर पाएगा, एनर्जी बैरियर को, और ऑब्वियसली ज्यादा मॉलिक्यूल अगर बैरियर को क्रॉस करेगा तो स्पीड ऑफ द रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर नेगेटिव कैटलिस्ट लोगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को और इंक्रीज कर देगा, जो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में था उससे भी ज्यादा बढ़ा देगा वो नेगेटिव कैटलिस्ट। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ये डैश जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन से कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव कैटलिस्ट, ठीक है। पॉजिटिव कैटलिस्ट। चलो, अभी तक सर कैटलिस्ट का मतलब हम लोग समझते थे कि मतलब से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करने वाला नहीं। वो पढ़ोगे, अभी सरफेस केमिस्ट्री बताया जाएगा ना, तो वहां पे बताया जाएगा नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन में तो सॉरी रिएक्शन में तो पार्टिसिपेट कर रहा है, बट द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, बट द अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट before and after the reaction, before and after the reaction remains the same। समझ में आ रहा है? मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि कैटलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में बट कंज्यूम नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि कैटलिस्ट जो है कैन नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन, ये ध्यान रखना, नॉट इनिशिएट ए रिएक्शन। कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर सकता है, रिएक्शन इनिशिएट रिएक्टेंट से ही होगा, कैटलिस्ट बीच में आएगा, ठीक है, कभी भी वो
कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरुआत नहीं करेगा। रिएक्शन का शुरुआत रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के आपस में ही होगा। समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो यहाँ पे देखो अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट तो चेंज नहीं होता है, बट फेज जो है वो चेंज हो सकता है। फेज ऑफ कैटलिस्ट, जैसे मान लो रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो कैटलिस्ट लिए थे वो सॉलिड में है, लेकिन हो सकता है कि रिएक्शन होने के बाद उसका फेज चेंज होके लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो फेज वेरी कर सकता है कैटलिस्ट का बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, बट अमाउंट जो है वो उतना ही सेम रहेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे लिख दे रहा है यहाँ पे कि एक पॉइंट और ऐड कर दे रहा है, बट द फेज ऑफ कैटलिस्ट may change after the completion of reaction। ठीक है, completion of reaction के बाद फेज ऑफ कैटलिस्ट ये चेंज हो सकता है, बट उसका अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है कि ये कैटलिस्ट जो है cannot affect the thermodynamic parameter। affect the thermodynamic parameter मतलब थर्मोडायनेमिक्स में कैटलिस्ट का कोई रोल नहीं होता है। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मतलब ना तो उसके एनर्जी को चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ पे देखो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें कोई चेंज थोड़ी ना आया। वो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब काइनेटिक फैक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है कैटलिस्ट, बट थर्मोडायनेमिक फैक्टर को वो चेंज नहीं कर सकता है। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी हो गया या एंथैल्पी हो गया, उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को इम्पैक्ट नहीं कर सकता है, काइनेटिक पैरामीटर को ये चेंज कर देगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को अगर चेंज नहीं कर पा रहा है तो परसेंटेज यील्ड को बढ़ा सकता है क्या कैटलिस्ट? बताओ तो। क्या? परसेंटेज यील्ड, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन अगर हो रहा है तो किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट में जाने का जो उसका कैपेसिटी है वो 80% है कन्वर्जन रेट, तो उस कन्वर्जन रेट को 80 से वो चेंज करके 90 कर सकता है क्या? नहीं, नहीं। सिर्फ रेट पे डिपेंड, रेट हाँ को। हाँ, मतलब रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में जा रहा है तो उस मान लो कि 80% ही कन्वर्जन रेट है, तो शुरुआत में मान लो एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में वो 5 घंटे में रिएक्शन हो रहा था या फिर बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रहा था, तो कैटलिस्ट सिर्फ इतना कर सकता है कि वो रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, 5 के जगह वो 2 घंटे में ही हो जाए, या फिर पहले बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लग रहा था अब कम टेम्परेचर पे ही वो रिएक्शन हो रहा है, तो कैटलिस्ट ये कर सकता है, बट कभी भी परसेंटेज यील्ड को वो चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 80% कन्वर्ट हो रहा था तो वो 90 या 100 कर ले। ठीक है, वो परसेंटेज यील्ड को कभी भी वेरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा है कि कैटलिस्ट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर a catalyst cannot change the percentage yield of a chemical reaction। तो percentage yield को ये कभी भी change नहीं कर पाएगा किसी भी रिएक्शन का। ठीक है, अब मान लो अगर हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब वो दोनों साइड जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का जो है इक्वल अमाउंट में वो कैटलाइज करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा और बैकवर्ड को कुछ नहीं करेगा। अगर वो इंक्रीज कर रहा होगा तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को क्या करता है, वो इक्वल अमाउंट में कैटलाइज करता है, इक्वल अमाउंट से दोनों के रेट को चेंज करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना कि कैटलिस्ट ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अगर चेंज हो रहा है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए तो सेम ही अमाउंट से होगा ना, अमाउंट डिफरेंट होगा क्या? चेंज का वैल्यू जो होगा, डिफरेंस जो आएगा, वो डिफरेंस तो दोनों के लिए तुम्हारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा है?
ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया सर। हम ये बोल रहे हैं कि अगर जैसा मान लो यहाँ यहीं पे अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, मान लो ये इस टाइप का रिवर्सिबल रिएक्शन होता, यहाँ पे सेपरेटली एक ड्रॉ कर देते हैं, आर से ये पी पे जा रहा है और पी से आर पे जा रहा है, तो ये मान लो एक्टिवेशन एनर्जी है शुरुआत का, ये आर से पी अगर जा रहा है तो ये क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड ई एफ लिखोगे ना, और पी से अगर आर आ रहा है तो तो पी ये से आर के लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गया, ई ए बी से डिनोट करेंगे, तो ये जो डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए तो सेम ही अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है ना, समझ में आ रहा है, ये जो डिक्रीज आया इतना जो कम कम हुआ, तो वो फॉरवर्ड और मतलब फॉरवर्ड के लिए भी उतना है, मान लो एक्स अमाउंट से कम हो गया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी एक्स ही अमाउंट से कम होगा, और बैकवर्ड के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, एक्स अमाउंट से ही डिक्रीज होगा, समझ में आ रहा है, दोनों में डिफरेंस जो होगा वो तो कॉमन रहेगा ना, डिफरेंस थोड़ी चेंज होगा, अलग अलग होगा क्या डिफरेंस, नो। नहीं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का सेम अमाउंट में चेंज होता है, इससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन को वो इक्वल अमाउंट से चेंज करेगा, क्लियर है, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा तो कैटलिस्ट यूज करोगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट ऑफ रिएक्शन को वो इक्वल अमाउंट में कैटेलाइज करता है, ठीक है, तो ऐसे लिख देते हैं एक पॉइंट जस्ट उसको यहाँ पे कि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड reaction gets changed by equal amount in presence of एक कैटलिस्ट, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का इक्वल अमाउंट से चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि उन दोनों का एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो सेम अमाउंट से वैरी कर रहा है, सेम अमाउंट से वो डिक्रीज या इंक्रीज होगा, चलो, तो ये सारा कैटलिस्ट से रिलेटेड ये पॉइंट्स है, कैटलिस्ट मतलब थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए रिएक्शन इज carried out at 500 Kelvin if the same reaction is carried out in presence of catalyst at the same rate, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना, ठीक है, at the same rate the temperature required is 400 Kelvin, calculate the activation energy of the reaction if the catalyst lowers the activation energy, ये मतलब activation energy है, lowers the activation energy by 20 किलोजूल पर मोल, चलो बनाओ तो इसको, ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आसानी से बन जाएगा, ठीक है, जो फॉर्मूला बताया है उसी के अकॉर्डिंग करो।
हो गया? सर 80 किलो जूल पर मोल। 80 किलो जूल। यस सर। प्रेजेंस या एब्सेंस में? सर एब्सेंस में। नहीं, 80 नहीं है, कुछ गड़बड़ की हो कैलकुलेशन। 100 किलो जूल है। एब्सेंस में पूछा गया ना, मतलब इनिशियल वाला। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार। 100 है आंसर। नहीं आया क्या? आ गया सर। 100। यस सर। चलो यहाँ पे देखो, एक्चुअली है क्या, दोनों केस में रेट ऑफ रिएक्शन सेम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम है मतलब रेट कांस्टेंट भी उसका सेम होगा। ठीक है, क्योंकि रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि के लिए इक्वेशन क्या था, a इंटू ई पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, यही था ना। अब दोनों केस में अगर k का वैल्यू सेम है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सेम है, तो रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो रहा है, इसका मतलब k भी सेम होगा। तो दोनों के लिए k इक्वेट कर दो। a जो है आर्हेनियस पैरामीटर है, तो ये चेंज होगा क्या टेम्परेचर चेंज करने से? आर्हेनियस पैरामीटर तो सेम ही रहता है। तो ये बस यहाँ पे e पे पावर माइनस ये एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में ले लेते हैं हम लोग, और इधर प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में a इंटू ई पे पावर एक्टिवेशन एनर्जी 20 किलोजूल पर मोल से कम हो गया है, तो यहाँ पे क्या लोगे, E माइनस 20। ये प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला है। बाकी ये टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, और ये R तो सेम रहेगा, और यहाँ टेम्परेचर T2 है। तो यहाँ पुट करो, A और A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, E पे पावर माइनस ई ए अपॉन आर इंटू, पहले केस में टेम्परेचर है 500 केल्विन, और इक्वल टू ई पे ई ए माइनस 20 और बाय आर इंटू T2 कितना है, ये है 400 केल्विन। बस सॉल्व करो, ये तो दोनों सेम ही है पावर, तो ये क्या आ जाएगा, ई ए बाय आर इंटू 500 दैट इज इक्वल टू ई ए माइनस 20 बाय आर इंटू 400। तो इसी को सॉल्व कर लो, यहाँ से ई ए का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है। कितना आ गया ई ए? 100 आ गया सबका? हेलो, यस सर। चलो तो इसका आंसर क्या हो गया, 100 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये इनिशियल वाला है, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट वाला। और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में अगर तुमसे पूछा जाए तो ये डैश, ये मान लो, तो ये कितने से कम किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को 20 किलो जूल पर मोल से कम हो गया, तो मतलब प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 20, तो ये 80 किलो जूल पर मोल हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, चलो तो
ये हो गया कैटलिस्ट से रिलेटेड। तो इसमें देखना एक ये वाला जो इक्वेशन बताएं तुम लोग को, एल कौन सा इक्वेशन है, टेम्परेचर से कैसे रिलेट किए थे हम लोग, ln K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन R और इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन ध्यान रखना, इससे इसी इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन सब रहेगा, तो डायरेक्ट इस इक्वेशन पे पुट करना है और आपको करना है। ठीक है, ग्राफिकल क्वेश्चन में ग्राफ भी बता ही दिए हैं, तो ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं। ये वाला तुम लोग देखे होंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे, जैसे है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब कोई भी रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है तो उसके लिए मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, तो तुम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़े होगे कि यहाँ पे डिराइव करना है हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन, डिराइव द रेट लॉ एक्सप्रेशन if mechanism of the reaction is given। अगर मैकेनिज्म दिया हुआ है तो हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसमें ये चीज ध्यान देना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से डिटरमाइन होता है। रेट ऑफ रिएक्शन ये पढ़े होगे ना ऑर्गेनिक में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड, पढ़े हो या नहीं, बाय द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा ना रिएक्शन का, तो उसी स्टेप से ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन किया जा सकता है। और रेट ऑफ रिएक्शन जो है, जो रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो स्लो स्टेप से आएगा, और स्लो स्टेप से ही तुम्हारा रेट लॉ एक्सप्रेशन भी हम लोग लिखते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो है कोई भी इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जब लिखोगे does not include, rate law expression does not include the concentration of transition state। transition state मतलब intermediate। ठीक है, तो rate law expression does not include the concentration of transition state or intermediate। इसके एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट का कंसंट्रेशन या ट्रांजिशन स्टेट का कंसंट्रेशन नहीं आना चाहिए। तो जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो। फिर से हाँ, नहीं समझ में आया। आप क्वेश्चन ले रहे हैं उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है जैसे मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट H2 और NO है। यहाँ पे ध्यान देना, इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, ये तो अभी डायरेक्टली देख के हम लोग नहीं बता सकते हैं ना कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व होगा, किसी भी रिएक्शन को देख के नहीं बताया जा सकता है। तो इसका मैकेनिज्म इसलिए दिया हुआ है कि मैकेनिज्म है कि पहले ये क्या होता है कि 2NO जो होता है, ये दिया हुआ है कि ये फास्ट रिएक्शन है, और यहाँ पे एक रिवर्सिबल है, तो के इक्विलिब्रियम डिफाइंड है, ये पहले कन्वर्ट होता है N2O2 में। ठीक है, और उसके बाद ये H2 गैस जो है ये N2O2 से रिएक्ट करता है, N2O2 गैस ये स्लो है, और ये कन्वर्ट होगा N2O गैस और प्लस H2O गैस में। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि ये H2 जो है ये फिर N2O से रिएक्ट कर रहा है, और ये रिएक्शन जो है ये फास्ट रिएक्शन है, मेंशन किया हुआ है, और ये कन्वर्ट होगा फिर फाइनली N2 प्लस H2O में। तो देख रहे हो ना, वहां पे वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन दिया हुआ है, बट इसका मैकेनिज्म जब हम लोग देख रहे हैं तो ये
3 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तब इसके लिए अगर हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो हमेशा इसमें वही 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखोगे तो वो स्लो स्टेप से डिटरमाइन होता है। तो इस मैकेनिज्म में स्लो स्टेप कौन सा दिख रहा है, स्टेप नंबर 2, सेकंड। हाँ। तो सेकंड से अगर देखोगे, ठीक है, तो ये देखो सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, तो सेकंड के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखोगे तो R इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2 और इस पे पावर 1। क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि अगर तुमको रिएक्शन पता चल गया कि वो सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, सिंगल स्टेप मतलब एक ही स्टेप में वो रिएक्शन अगर हो रहा है, तो उस रिएक्शन के लिए जो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, तो उसका ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर वही चीज आ जाएगा जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। लेकिन ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और ऑर्डर किस केस में इक्वल होगा, उसी केस में इक्वल होगा जिस केस में तुमको ये पता चल चुका है कि वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसी को एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं हम लोग। तभी उस एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ही ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो पर्टिकुलर रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और उसका जो ऑर्डर आएगा वो सेम रहता है। लेकिन तुमको वो पता होना चाहिए, बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्टेप वाला रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि किसी भी रिएक्शन को हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि वो एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। पढ़ेंगे आगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स हो गया, और जो सिंगल स्टेप में होता है उसको एलिमेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला रिएक्शन क्या है, ये जो ओरिजिनल रिएक्शन है ये क्या है, सिंगल स्टेप है या मल्टीपल स्टेप वाला रिएक्शन है, बोलो। सिंगल स्टेप है। इनिशियल जो रिएक्शन दिया हुआ है सिंगल स्टेप में होता, तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म का क्यों दिया रहा था, सिंगल स्टेप नहीं है, सही है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है ना। हाँ, तो वहां पे हम लोग वहां पे हम लोग डायरेक्टली रेट ऑफ रिएक्शन रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को बराबर नहीं कर सकते हैं उस केस में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये अब 3 अलग अलग स्टेप में दिया हुआ है, तो ये 3 स्टेप ये सब क्या है, ये स्टेप और ये तीनों तो सिंगल ही स्टेप है ना। यस सर। ये तीनों अलग अलग जब हम लोग कंसिडर करेंगे तो सिंगल स्टेप ही है। तो इसके लिए जब हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्योंकि रेट जो है वो स्लो स्टेप से डिटरमाइन होगा, तो स्लो स्टेप के लिए जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये क्या आएगा, K इंटू H2 और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 आ गया, और यहाँ पे N2O2 इसका भी पावर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया स्लो स्टेप से। अब देखो एक्चुअली हम लोग का जो इनिशियल ओरिजिनल जो रिएक्टेंट है इसके टर्म में हमको आंसर देना है। ओरिजिनल रिएक्टेंट हम लोग का कौन कौन सा है, H2 है, और दूसरा कौन सा है, सेकंड ओरिजिनल रिएक्टेंट कौन सा, NO है ना। यस। लेकिन इसमें तो N2O2 आ रहा है, जबकि N2O2 ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट कभी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए, जो ओरिजिनल रिएक्टेंट है वही आएगा। तो इंटरमीडिएट को हमको एलिमिनेट करना है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे बताओ तो, कौन सा स्टेप का यूज करके एलिमिनेट हो जाएगा। पहले वाला स्टेप को हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो K इक्विलिब्रियम है, तो K दोनों को इक्विलिब्रियम का, हाँ, K इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 पे पावर 1 बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO पे पावर 2, यही आएगा K इक्विलिब्रियम का वैल्यू, बोलो, ठीक है। K यस सर। इक्विलिब्रियम जो केमिकल इक्विलिब्रियम में यूज किए थे वही सेम चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग N2O2 कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 को डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं किससे, K इक्विलिब्रियम इनटू NO का स्क्वायर, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि K इक्विलिब्रियम हमको क्वेश्चन में मेंशन है ही, और हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट H2 तो था ही, और एक दूसरा क्या था, NO था, तो उसके टर्म में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू K इंटू H2 पे पावर 1 और N2O2 के जगह के क्या पुट कर सकते हैं, K इक्विलिब्रियम इंटू NO का होल स्क्वायर।
आ गया जो हमारा ओरिजिनल रिएक्टेंट था उन दोनों के टर्म में आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारा आ गया ना। तो इसके लिए देखो R क्या लिख सकते हैं हम लोग K इंटू ये K इक्विलिब्रियम, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है और ये H2 पे पावर 1 हो गया और NO पे पावर 2 हो गया। तो यहाँ पे K इंटू K इक्विलिब्रियम को किसी K डैश से रिप्लेस कर देते हैं और ये H2 पे पावर 1 और NO पे पावर 2। तो ये हमारा आ गया रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया वेयर K डैश इज इक्वल टू K इंटू K इक्विलिब्रियम। ठीक है। और ओवरऑल ऑर्डर अगर पूछा जाए तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा? तो ओवरऑल ऑर्डर जो हो गया ये 3 हो गया। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ये 3 है। ठीक है। तो ऐसे ही मैकेनिज्म हम लोग डिराइव करते हैं। तो देखो मैकेनिज्म के लिए स्लो स्टेप जो होगा उससे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे और उस स्लो स्टेप में अगर कोई तुम्हारा इंटरमीडिएट आ रहा होगा या ट्रांजिशन स्टेट आ रहा होगा तो उसके कंसेंट्रेशन को तुमको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में तुमको दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे के इक्विलिब्रियम वाला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, उसी तरह दूसरे भी क्वेश्चन में वो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दिया। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सर, स्क्रीन ऑफ हो गया और आवाज नहीं आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं। वहां तक जहाँ तक बताए तो वो हो गया है ना। हाँ सर वहाँ तक हो गया। चल ओवर चलो ठीक है फिर तो नहीं रहने देते हैं। एक और क्लास लगेगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग कर लेना मैकेनिज्म वाला क्वेश्चंस और जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाले क्वेश्चंस हैं वो सब बुकलेट में आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है। उससे रिलेटेड जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करके रखना। नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। सर ठीक। हाँ बोलो। सर यहाँ पे जो रेट लॉ कांस्टेंट वाला जो लिखे हैं पहला टर्म सॉल्यूशन में, सर कहाँ पे? उसमें सर रेट वाला, हाँ बोलो। तो सर उसमें ये ऑर्डर और कोफिशिएंट कब
इक्वल होगा जब हम लोग को पता होगा सिंगल स्टेप रिएक्शन है वो। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन अगर पता होगा तुमको तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ऑर्डर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उस केस में दोनों इक्वल होता है। ठीक है। यस सर। चलो, लेकिन वो कंफर्म होना चाहिए तुमको। आप किसी रिएक्शन को ऐसा देख के हम लोग आइडेंटिफाई नहीं किया रहे, या तो क्वेश्चन में वो मेंशन किया हो कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तभी हम लोग ऐसा यूज करेंगे। ठीक है। यस सर। चलो, और है कुछ? और पूछना है कुछ किसी को? ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है सर। चलो फिर ठीक है, एंड कर रहे हैं। तुम लोग बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जो भी पूछना होगा उससे रिलेटेड। ठीक है सर। ठीक है, चलो।